फ्री। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी दूसरी क्लास ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर में। मेरा नाम है स्वाति और ये चैप्टर पढ़ेंगे आप मेरे साथ, ठीक है। सो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो मैटर की 3 फॉर्म्स है हमें वो बताना है कि हमारे आसपास जो प्रेजेंट होती है वो प्योर है कि नहीं। तो पहले लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था उसकी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एक समरी टाइप में कर लेते हैं हम पहले चैप्टर की, ठीक, सॉरी पहले लेसन की। सो समरी ऑफ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि प्योर इम्प्योर क्या होते हैं, ठीक है। अब जो ये प्योर इम्प्योर मिक्सचर, इनिशियली हमने केवल फिजिकल डिफरेंस लिया था उनका, ये प्योर और इम्प्योर के बीच में। अगर हम फिजिकली देखें, केवल अगर हम अपनी आंखों से देखें, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये चीज़ प्योर है और ये चीज़ इम्प्योर है, ठीक है। हमारे लिए प्योर वो चीज़ होती है जिसमें वो सभी चीज़ें हों जो हमें चाहिए, जो एक वांटेड हो। वेराज इम्प्योर हम किसको कह देते हैं? जिसके अंदर एक अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, एक अनवांटेड सब्सटेंस जिसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं, ठीक है। सो इम्प्योर को हम क्या लिख सकते हैं? इम्प्योर इज समथिंग विच हैज़ एन अनवांटेड सब्सटेंस, और इस अनवांटेड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इम्प्योरिटी। और किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर इस इम्प्योरिटी के ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अडल्ट्रेशन, यानी कि मिलावट। तो अडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, ठीक है। सो प्योर इम्प्योर हो गया। अब बात करते हैं हम मिक्सचर की। अब मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर का एग्जाम्पल समझने के, मिक्सचर को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया था भेलपुरी और लेमनेड का, ठीक है। अब जो ये साइंस है बहुत से बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बिकॉज वो ना चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाते। मैं जो चीज़ें आपको वर्बली बोल रही हूँ, अगर आप उसको साथ साथ सोच रहे हो कि हाँ, मैडम ने अगर टमाटर की बात करी है तो आपके दिमाग में एक लाल लाल सा सुंदर सा टमाटर आना चाहिए। मैडम ने अगर धनिए की बात करी है तो धनिए की वो हरी हरी पत्तियाँ आनी चाहिए। तो अगर जैसे जैसे मैं वर्बली आपको समझाती जाऊँगी, अगर आप वैसे वैसी चीज़ों को इमेजिन करते जाओगे साथ साइड बाय साइड, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा साइंस को समझना। साइंस में बेटा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। साइंटिस्ट ने भी बहुत सालों तक इमेजिन किया और इमेजिन करने के बाद उन्होंने थ्योरीज डाली, ठीक है। सो पहला स्टेप क्या है कि बस चीज़ों को इमेजिन करो, जो जो मैं बोल रही हूँ सोचो, वैसा वैसा आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो आप गए बाजार में भेलपूरी खाने के लिए, तो भेलपूरी वाले ने उसमें क्या क्या डाला? टमाटर, प्याज, धनिया, मूंगफली, नमकीन, ये सब चीज़ें डाली। अब जब अगेन हमने क्या कहा था कि टमाटर, प्याज, धनिया, इन सबको अगर हम सेपरेटली देखते हैं तो ये प्योर है, और जब इन सबको हमने एक साथ मिला के स्वादिष्ट सी भेलपूरी बना दी तो ये क्या है? एक मिक्सचर, ठीक है। वैसा ही लेमनेड का एग्जाम्पल लिया हमने। अब भेलपूरी क्या था? वो एक सॉलिड मिक्सचर था। अब लिक्विड मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया लेमनेड। शिकंजी, नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा, कुछ भी आप मान सकते हो जो भी आपको पसंद है। कॉफ़ी पसंद हो, या किसी को हॉट चॉकलेट पसंद हो, या किसी को सत्तू पसंद हो, जो सत्तू का घोल होता है वो पसंद हो। सो ये सब क्या है? एक लिक्विड मिक्सचर का एग्जाम्पल है। उसमें जो नींबू है, सत्तू है, पुदीना, ये सब क्या है? ये अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस थे। जब इनको हमने मिला दिया तो इन्होंने क्या बना लिया? एक मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? एक लिक्विड मिक्सचर। अब सॉलिड मिक्सचर हो गया, लिक्विड मिक्सचर हो गया। अब गैशियस मिक्सचर क्या है? आपके आसपास की जो हवा। अब उस हवा में क्या क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नियॉन प्रेजेंट है, इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट है आपके आसपास। सो वो सब क्या है? एक गैशियस मिक्सचर है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें केवल एक ही गैस है। हम कहते हैं द एटमॉस्फेयर हैज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। मिक्सचर है कई गैसेस का, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मिक्सचर हो गए क्लियर, ठीक है। सो ये मिक्सचर क्या होता है ये भी क्लियर हुआ। अब हम करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की बात। अब फिजिकली तो देख लिया किसी चीज़ को मिक्सचर कैसे बता सकते हैं, प्योर इम्प्योर कैसे बता सकते हैं, बट जो चीज़ें हमें असलियत में प्योर लगती है, क्या वो प्योर है? तो वो हम पता लगाते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन से, ठीक है।
सो प्योर सब्सटेंसेस की केमिकल क्लासिफिकेशन करी तो उसको हमने दो टाइप्स में बांटा। कौन से थे वो दो टाइप्स? पहला तो था बेटा एलिमेंट्स, ठीक, और दूसरा क्या था याद करो? कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं? एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। अब ये इनके सिंबल्स हैं, पूरा नाम लिखने की बजाय हम इनके सिंबल्स लिखते हैं। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, C है कार्बन का सिंबल, सल्फर का सिंबल है S। ये जो सिंबल्स हैं ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी जल्दी जल्दी हमें सम अप करना है तो मैं सिंबल्स का यूज़ ले रही हूँ, ठीक है। सो ये सब है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट क्या होते हैं? ये प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, मतलब इनके अंदर एक ही तरह का एटम प्रेजेंट होगा। अब आप मान लो जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है ना सरिया, आयरन की रॉड, उसको इमेजिन करो, एक इतनी बड़ी आयरन की रॉड है, ठीक है। अब यूजुअली जो सरिया होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, रेड ब्राउनिश कलर के होते हैं, ग्रे कलर के भी होते हैं, बट रेड अच्छा है तो हम रेड इमेजिन कर लेते हैं। सरिया रेड कलर का है तो उसके एटम्स भी रेड कलर के मान लो। अब जब उस सरिये को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? पूरा ही जो सरिया है वो सेम टाइप के आयरन एटम से ही बना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं से एक येलो कलर का कोई अलग एटम आ गया, या किसी सोडियम का एटम आ गया बीच में, या कार्बन का एटम आ गया बीच में। पूरा जो आयरन की रॉड है वो केवल आयरन के एटम से ही बनी होगी। सो आयरन जो है इट इज़ दी प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, बिकॉज वो एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को हम कितना ही तोड़ ले, कितना ही मोड़ ले, कितना ही मरोड़ ले, ये कभी भी अपना जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको नहीं छोड़ सकता। आप एक एलिमेंट को एक ढीठ बच्चे की तरह समझ लो, उसको आप कितना ही मार लो, कितना ही तोड़ लो, कितनी उसकी रेल बना लो, उसने रहना ढीठ ही है, वो कभी भी अपना फॉर्म छोड़ ही नहीं सकता। तो ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सबसे प्योर, सबसे पवित्र होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। जब यही एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेते हैं और एक बॉन्ड यानी कि एक रिश्ता फॉर्म कर लेते हैं तो ये कंपाउंड बना लेंगे। जैसे देखो, एक जो कंपाउंड है जो हम यूजुअली पीते हैं विच इज़ H2O, वाटर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ सर्वाइवल। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स यूज हुए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाया तो इन्होंने बना लिया एक एलिमेंट। अलग अलग ये क्या थे? एक कंपाउंड थे। जब ये एक दूसरे के साथ मिले तो इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? जब ये अलग अलग थे, ये एलिमेंट थे, जब ये एक साथ आए तो इन्होंने फॉर्म कर लिया एक कंपाउंड, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी कि मैम कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में फ़र्क क्या है? जब कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस से बना है और मिक्सचर भी प्योर सब्सटेंसेस से बना है तो इन दोनों के बीच में फिर फ़र्क क्या है? तो इनके बीच का डिफरेंस हम अभी देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हम हमारे मिक्सचर, ठीक, और यहाँ लिखेंगे हम हमारे कंपाउंड्स। तो मिक्सचर में हमने मिलावट के कौन से वाले एग्जाम्पल लिए थे? जैसे सपोज दाल में कंकड़ पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो जो शॉपकीपर है उसकी मर्जी है, उसको उसमें कितने कंकड़ डालने, उसको उसमें 10 डाल लें तो वो 10 डालेगा, उसको 20 डाल लें तो वो 20 डालेगा, उसको बोरी भर के कंकड़ डालने हैं तो वो बोरी भर के डालेगा। तो मिक्सचर जो है उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वही अगेन भेलपुरी का एग्जाम्पल, जिसको भेलपुरी में ज़्यादा आलू पसंद है वो अपने हिसाब से ज़्यादा आलू डलवा देगा, जिसको तीखा पसंद है वो उसमें ज़्यादा हरी मिर्च डलवा देगा। तो मिक्सचर जो है उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वेरएज कंपाउंड जो है उसे हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि मैंने सोचा कि चलो लैब में जाते हैं और ना 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मैम को ना वो बना के दिखाते हैं हम वाटर। तो वाटर में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो अगर मैंने 3 हाइड्रोजन या 2 ऑक्सीजन ले लिए या 5 हाइड्रोजन और मैंने सोचा चलो 6 ऑक्सीजन ले लेते हैं और बहुत सारा पानी बना लेंगे, पानी की जो कमी हो रही है, जो वाटर स्कैसिटी है वो सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। H2O जो है वो चाहे कहीं का पानी क्यों ना हो, हमारे घर का, अरेबिक ओशन का, या कहीं का भी क्यों ना हो, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा, ठीक है।
तो कंपाउंड जो है उसका कॉम्पोजिशन हमेशा सेम रहता है, वेर एज मिक्सचर का जो है वो कॉम्पोजिशन वो चेंज होता रहता है, वो हम अपने हिसाब से ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम मिक्सचर में क्या है, रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, वेर एज कंपाउंड्स के केस में क्या होता है, रेशियो इज फिक्स्ड। ठीक है, अगर चीज़ें वो जो स्पेसिफाइड रेशियो है उसमें कंबाइन करेंगी तभी वो कंपाउंड फॉर्म होगा, वरना ऐसे कुछ भी नहीं बन जाएगा। ठीक है, अब मिक्सचर के केस में क्या होता है, मिक्सचर को हम फिजिकली एज वेल एज केमिकली दोनों तरह से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सपोज अगेन मेरे को किसी ने ऐसी भेलपूरी दी थी जिसमें बहुत सारी हरी मिर्च थी और मैं तीखा ज़्यादा खाती नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ से उसमें से जितनी भी हरी मिर्च थी या जो भी चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी मैंने उठा के निकाल के बाहर फेंक दी। या जैसे हम बाहर बाज़ार से चावल लेके आते हैं तो उसमें जो भी थोड़ा बहुत गंद पड़ा रहता है उसको हम अपने हाथ से बाहर निकाल देते हैं, या उसमें हम पानी डाल देते हैं, उसको वॉश कर देते हैं और जितनी भी डर्ट वगैरह होती है वो बाहर निकल जाती है। तो डर्ट, राइस या फिर जो भी इम्प्योरिटी है वो क्या है, वो एक मिक्सचर टाइप में है। वेराज कंपाउंड्स के केस में मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। जैसे मैंने सोचा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से मैं कार्बन और ऑक्सीजन को ऐसे ही फिजिकली सेपरेट कर दूँ, मेरे आसपास बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, अब ऐसे नहीं मैंने हवा से एक कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन को अलग निकाला और ऑक्सीजन को अलग निकाला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे कंपाउंड्स को सेपरेट करना है तो इनके बीच का जो बॉन्ड है, इनके बीच का जो रिश्ता है उसे तोड़ना ज़रूरी है, और वो रिश्ता केवल केमिकली ही सेपरेट हो सकता है। फिजिकली चाहे मैं कितनी ही फोर्स क्यों ना लगा लूँ, मैं उस चीज़ को सेपरेट नहीं कर सकती हूँ, कोई भी नहीं सेपरेट कर सकता है। ठीक है, तो मिक्सचर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फिजिकल एज वेल एज chemical separation possible। ठीक, और कंपाउंड्स के लिए क्या लिखेंगे, ओनली केमिकल सेपरेशन पॉसिबल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इनके बीच में, मिक्सचर जो है उसमें जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, मतलब जितनी भी चीज़ें मिलके एक मिक्सचर बना है वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखा सकती हैं। जैसे जब नींबू पानी पीते हैं हम तो उसमें नींबू की जो खटास है उसका अलग स्वाद आता है, जो चीनी हमने घोली थी उसका मीठा टेस्ट अलग आता है, पानी का सादा टेस्ट आता है, अगर किसी को नमक पसंद है तो नमक का अलग टेस्ट आता है, पुदीने की एक अलग सी फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है। तो मिक्सचर में क्या होता है, जो हर एक चीज़ होती है ना वो अपना अपना उभर के स्वाद देती है, वेरएज कंपाउंड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। जो पानी है उसमें मुझे ऐसा नहीं होगा कि मैंने पानी की एक घूंट भरी और मैंने बोला यार इसमें तो ना हाइड्रोजन का बहुत ही तगड़ा स्वाद है, या फिर मैंने सोचा चलो अमेरिका का पानी पी के देख लेते, क्या पता उसमें ऑक्सीजन बहुत ही तगड़ा हो। जो पानी होगा उसका टेस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, उसको जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अपना अलग से उभर के टेस्ट शो नहीं करेंगे हमें। तो मिक्सचर में क्या लिखूंगी मैं, दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब वो चीजें जो इसे मिलके बनाती हैं, दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू शो देयर सेपरेट प्रॉपर्टीज। वेराज कंपाउंड्स के केस में क्या करेंगे, हम सीधा क्रॉस लगा देंगे कि दे डू नॉट शो देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो ये तीन इसके जो सबसे मेन पॉइंट्स थे, द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ये क्लियर हो गए। ठीक है, सो अब एक कॉमन कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है दैट इज बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स के बीच की कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम एक बार ये इमेज देखेंगे। ठीक है, अब इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है
कि जो मिक्सचर और कंपाउंड है वो एकदम सेपरेट सेपरेट है। मिक्सचर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, बट उनके बीच में किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, वो एक दूसरे से अलग अलग है वो एक ही जगह पे बट वो अलग अलग है, उनकी बनती नहीं है, वो बस सेपरेटली प्रेजेंट है। वेराज एक कंपाउंड के अंदर जो ये एक H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल हमें गिवन है, इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक लाल गोला और ये हरा गोला, ये एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बना के, एक अच्छा सा रिश्ता बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने एक कंपाउंड फॉर्म कर लिया। अब कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या फर्क होगा, सॉरी कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में क्या फर्क होगा, कॉमन कंफ्यूजन वाला टॉपिक लेते हैं। अब O2 ये क्या है, ये एक कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल है? बहुत से बच्चों को लगेगा कि ये एक कंपाउंड है, बिकॉज हमने क्या कहा था, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो वो एक कंपाउंड होता है। तो वो डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म अ बॉन्ड टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड। बट यहाँ पर जो दो चीजें मिलकर बना रही है वो दोनों है ही ऑक्सीजन। O2 में क्या है, O एंड O, यानी कि अगर इस कंपाउंड को मैं तोड़ूंगी तो जो एटम्स होंगे वो सभी सेम होंगे, वो डिट्टो एक दूसरे जैसे दिखेंगे। सो जब सेम एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो एक नया कंपाउंड नहीं फॉर्म कर रहा है, वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। अकेला ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एक साथ मिल गए तो उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अकेला सल्फर क्या है, सल्फर एटम्स, 8 सल्फर एक साथ मिल गए तो उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, सल्फर मॉलिक्यूल। अकेला हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एक साथ आ गए, उन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो वो क्या बन गए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, सो क्लियर हो गया मिक्सचर, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, सो अब हम आते हैं हमारे समरी पे। सो प्योर सब्सटेंसेस हो गए, एलिमेंट्स कंपाउंड्स हो गया, इन दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन थी आई होप वो भी क्लियर हो गई हो। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड वील ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स भी हो गया। सो एक और कॉमन कन्फ्यूजन का टॉपिक था, दैट वाज हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। ठीक है, सो होमोजीनियस क्या होते हैं, होमो का मतलब सेम, सो जिसमें सेम कॉम्पोजिशन होगी। अगर देखने में हमें ऐसा लगेगा, जैसे सपोज जेम्स ली हमने, रेड कलर की जेम्स ली और येलो कलर की जेम्स ली सपोज, अब उनको हमने क्या किया, उनको थोड़ा पीस दिया एक दूसरे को, मतलब दोनों को पीस दिया और मिला दिया, एक बहुत ही ना सुंदर सा मिक्सचर बना दिया। सो जब हमने उसको अच्छे से मिलाया, जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी इवन है ना, वो देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा है, लाल पीले दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी खूबसूरत ढंग से मिले हुए हैं, तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक होमोजीनियस कॉम्पोजिशन, एक होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म है। वेयर एज अगर मैं फॉर्म कर रही हूँ, जैसे सपोज एक वो ऐड नहीं आती मिनट मेड पल्प की, सो उसमें क्या होता है, जूस होता है और जूस के अंदर ही पल्प होता है। सो अगर आप उसको ग्लास में डालोगे, सो जूस जो है वो नीचे रहेगा और जो पल्प है वो ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या हुआ, ग्लास में नीचे जूस है और ऊपर पल्प है, तो एक बाउंड्री फॉर्म हो रही है, जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि भाई जो जूस है वो तो नीचे आ गया और जो ऊपर का वो पल्प है, जो उसका जो छिलका टाइप बच जाता है वो ऊपर जमा हो गया, तो एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है। सो बाउंड्री क्रिएट होती है इन हेटेरोजीनियस, वेयरएज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन होमोजीनियस। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिनमें हमें कॉमन कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस। तो पहला क्या है, एयर। अब एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब हो गया। सो एयर क्या है, एयर इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस। अब मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क में वैसे देखने में तो हमें सिर्फ दूध लगता है और मिल्क मैन अपनी तरफ से, यानी कि दूधिया अपनी तरफ से थोड़ा बहुत पानी मिला देता है, बट उस पानी के अलावा भी दूध में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। जैसे बॉर्नवीटा की ऐड में नहीं दिखाते हैं कि बॉर्नवीटा घोल के पियो तो जो दूध का विटामिन D3 है, हड्डियाँ उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी। अब वो अलग बात है, वो स्कैम है, वो बस स्वाद के लिए पिया जाता है। बट जो प्योर मिल्क होता है, मतलब
प्योर तो नहीं कह सकते, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, बट जो अच्छा मिल्क होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, क्योंकि अगर सिर्फ उसमें पानी ही होगा तो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। तो मिल्क को पीने का कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा अगर उसमें बाकी चीज़ें ऑलरेडी एडेड नहीं होगी। सो मिल्क भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल का तो सभी को ही समझ में आता है, अपने घर के बाहर जाओ, एक मुट्ठी रेत उठाओ और देख लो उसके अंदर ऑलरेडी कितनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होंगी, पेबल्स होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, बारिश का मौसम है तो एक आधा अर्थवॉर्म भी मिल जाएगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है उसके अंदर और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। तो सॉइल भी क्या हो गया हमारा, हेटेरोजीनियस। अब बात करते हैं ब्रास की। अब ब्रास क्या है, एक अलॉय, ठीक है। अलॉय हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे ये रहे कॉमन टाइप के अलॉय, स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया। अब स्टील कहाँ पे यूज होता है, जो गाड़ियों की रिम होती है उसमें जो मेन होती है वो इसी स्टील से बनती है। ब्रॉन्ज जैसे मेडल्स जो बनते हैं, ब्रॉन्ज मेडल होता है वो इससे यूज होता है। ये बाकी शो हो रखे हैं कि इन चीज़ों में ये सारे अलॉयज यूज होते हैं। सो अलॉय आर बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल, या फिर अ मेटल एंड अ मेटल। मतलब मेटल मेटल भी मिलके एक अलॉय फॉर्म कर सकता है और एक मेटल एंड नॉन मेटल भी मिलके एक अलॉय फॉर्म कर सकता है। अब ये मेटल नॉन मेटल क्या है वो हम अभी आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी बस यहाँ पे लिख लेते हैं कि अलॉय क्या होते हैं। अलॉयज आर homogeneous mixture. So brass is an alloy and it is an homogeneous mixture. ठीक है, आ गया सबको समझ में। तो अगला देखते हैं। अब बात करेंगे हम हमारे मेन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। तो अगर एलिमेंट्स कौन से थे हमारे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके ना टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम हमारी अलमारी में कपड़े को एकदम प्रॉपरली जचा जचा के रखते हैं ना, कि जो पार्टी वाले कपड़े होंगे वो किसी ऐसी जगह पे रखेंगे एकदम पॉलीथीन में पैक वैक करके कि वो खराब ना हो जाए। जो नाइट सूट्स होंगे उनको ऐसी कुर्सी पे फेंक देंगे हम, उनको तो अलमारी में भी नहीं रखते हम। तो जैसे हम कपड़ों को प्रॉपरली उनके यूज़ के हिसाब से या जिस तरीके की वो हालत में है उसके हिसाब से अरेंज करके रखते हैं, तो एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि हम कपड़ों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने एलिमेंट्स को भी अरेंज किया, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, वो बाकी एलिमेंट्स की तरह किस तरह बिहेव करते हैं, जब वो अकेले होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं। सो इन एलिमेंट्स को अब हम ऐसे ही तो कहीं भी लिख नहीं सकते थे, तो इन एलिमेंट्स की हमने एक अलमारी बनाई जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो लिखते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बनाई, एक पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है टोटल, 118 एलिमेंट्स। बट आपको ये 118 नहीं याद करने, कुछ ही शुरू के 10 या 15 याद करने होंगे, वो भी आगे आने वाले चैप्टर्स में। इस चैप्टर में अभी कुछ भी नहीं याद करना है आपको, ठीक है, बस प्रॉपर्टी समझनी है थोड़ी सी। 118 एलिमेंट्स। अब इन 118 एलिमेंट्स में से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, मतलब वो हमारी प्रकृति में ऐसे ही नेचुरली प्रेजेंट है। सो 92 आर नेचुरली अकरिंग, ठीक है। सो जब इन 92 में से हमने 70 एलिमेंट्स देखे तो वो निकले मेटल्स। सो आउट ऑफ दीज 92, हम ओवरऑल 118 में से नहीं बता रहे, जो ये 92 नेचुरली अकरिंग थे इनमें से हमने देखे, सो जो 70 थे दे वर मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स लिखते हैं, कितने थे हमारे मेटल्स, कितने हैं, 70, ठीक है। अब उन 92 को भूल जाओ। अब जो टोटल 118 है एक्सक्लूडिंग दीज 70s, इन 70s को हटा के जो बाकी 118 में बचे उसमें से कुछ 15 या 16 थे नॉन मेटल्स, ठीक है।
अब इन 15, 16 और 70 को भी हटा दो, उसमें से जो बाकी बचे उसमें से कुछ थे हमारे मेटलॉइड्स, तो हार्डली यू मान लो कि होंगे 8 से 10 थे मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल से एकदम ऑपोजिट है। उसने अपने नाम में ही कह दिया कि मैं मेटल नहीं हूं, मतलब मेरी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मेटल्स से एकदम विपरीत, एकदम ऑपोजिट होंगी। ठीक है, अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, उन्हें हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं, ये इन दोनों के बीच के होते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी मेटल्स जैसी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उसकी नॉन मेटल्स जैसी। सो मेटलॉइड्स के लिए पास यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं सेमी मेटल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये किस तरह बिहेव करेंगे, कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करेंगे, पानी, एसिड, बेस, इन सब के साथ किस तरह बिहेव करेंगे। अब हम आते हैं इनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट मतलब कि अगर हम इन्हें रूम टेम्परेचर पे रखें या इन्हें हम कहीं भी रखें तो ये कैसी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, इनकी सॉलिड स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी कि गैसियस स्टेट होगी। ठीक है, तो पहला आता है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट का कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है? कॉमन एग्जाम्पल है जैसे सपोज ग्रेफाइट हो गया, जो पेंसिल की हमारी टिप होती है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट किसका बना है? कार्बन का। तो कार्बन को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज एन एलिमेंट विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या हुआ? कार्बन। ठीक है, अब ग्रेफाइट के अलावा कार्बन और कहाँ यूज होता है? डायमंड में। डायमंड भी कार्बन का ही बना है। कार्बन को बहुत साल तक और बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर जब दबा के रखा हमने, तो ना वो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो गए, और वो इतने खूबसूरत ढंग से कंप्रेस हुए कि उन्होंने एक डायमंड फॉर्म कर लिया। सो जो ग्रेफाइट है या डायमंड है ये सभी कार्बन के बने हुए हैं। सॉलिड स्टेट के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं एलिमेंट्स का? जैसे सपोज गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। सो ये सब एग्जाम्पल है सॉलिड स्टेट के एलिमेंट्स के। सो यहाँ लिखते हैं हम गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। अब जो ये लिक्विड स्टेट का एलिमेंट है ना, ये आप सब ने देखा हुआ होगा, बस इग्नोर कर दिया होगा जैसे हम ज़्यादातर चीज़ों को कर देते हैं। जब भी हमें फीवर होता है, सो जो थर्मोमीटर यूज होता है हमारा टेम्परेचर नापने के लिए, उसमें एक लिक्विड एलिमेंट प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं मर्करी। और जो ये मर्करी है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसे थर्मोमीटर्स में यूज कर सकते हैं। तो लिक्विड स्टेट के एक एलिमेंट का क्या नाम हो गया? मर्करी। ठीक है, अब जो ये मर्करी है ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। सो जो मर्करी वाले थर्मोमीटर्स है इन्हें अब रिप्लेस कर दिया गया है विद डिजिटल थर्मोमीटर्स जो मर्करी नहीं यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर गलती से थर्मोमीटर टूट गया और वो गिर के टूट गया, सो जो मर्करी है वो बाहर आ जाएगी, और मर्करी के जो वेपर्स हैं, जो उसमें से वेपर्स निकलेंगे, वही इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं कि आप विद इन 5 to 10 मिनट्स फेंट हो सकते हो, या फिर आपको ब्रेन डैमेज हो सकता है, एंड इन सीवियर केसेस इट कैन कॉज टू डेथ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मर्करी जो है उसे 170 कंट्रीज ने बैन कर रखा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने। हमारे यहाँ पर अभी भी है बट उन्होंने बैन कर रखा है। बट मर्करी जो है उसे हम कभी भी एरोप्लेन में क्यों नहीं लेके जा सकते? मतलब अगर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग और अगर हमारे पास मर्करी पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा क्या है उस मर्करी में कि उसे हम एरोप्लेन में नहीं लेके जा सकते हैं? सो सभी आंसर खोजना और कमेंट्स में लिखना। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट है जो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर, दैट इज गैलियम। दिखता वो बिल्कुल मर्करी जैसा है बट वो मर्करी से थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। ठीक है, अब गैलियम जो है उसका एप्लीकेशन क्या है? जैसे वो नहीं होती वो डिस्क ड्राइव जिसमें बटन दबाते हैं, अंदर से कुछ निकलता है, उसमें सीडी रखते हो तुम और फिर टीवी में मूवी चलने लग जाती है। सो उनमें गैलियम यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होता है, जिसके बारे में आप अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। और गैलियम जो है इसे मैजिशियंस एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज मैजिशियंस क्या करते हैं, गैलियम एलिमेंट की स्पून बनाते हैं। और जो ये गैलियम है ये पानी में इतना मतलब अनरिएक्टिव होता है कि पानी में जाती है ऐसा घुल जाता है कि अगर सपोज आपने उसकी स्पून बनाई
गैलियम की स्पून बनाई, उसे अगर पानी में डालोगे आप तो वो पानी में डलते ही गायब हो जाती है। सो मैजिशियंस इस गैलियम को यूज़ करते हैं एक ट्रिक शो करने के लिए भी, ठीक है। सो दूसरा क्या हो गया एग्जाम्पल, गैलियम। सो सॉलिड स्टेट हो गई, लिक्विड स्टेट हो गई। अब बात करते हैं गैशियस स्टेट की। तो गैशियस स्टेट के एलिमेंट्स तो पता ही है, जो आसपास हवाओं में प्रेजेंट रहते हैं। जब भी गैशियस स्टेट की बात हो ना, अपने आसपास की हवा को देख लेना, आसपास की हवा में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे दे आर गैशियस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये जितनी भी गैसेज होती है। सो यहाँ लिखते हैं गैशियस स्टेट के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एक्सेट्रा, ठीक। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं 3 टाइप के, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स होते हैं 70, नॉन मेटल्स होते हैं 15 से 16 और मेटलॉइड्स होते हैं 8 से 10, जिन्हें हम सेमी मेटल्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये किस हिसाब के रहेंगे, ये होते हैं अगेन 3 टाइप के, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैशियस स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, अब पढ़ रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज मेजॉरिटी जो है वो मेटल्स ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो वील स्टडी अबाउट मेटल्स। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल इससे विपरीत होंगी। सो ये 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की। सो अगर एग्जाम में आए राइट दी 3 मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, तो आपको यही तीनों चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स जो होते हैं ये मेलेबल होते हैं। अब मेलेबल होने का क्या मतलब है कि मेटल्स को अगर सपोज हम हथौड़े से, हैमर से अगर हम उसको जोर जोर से मार रहे हैं तो ना हम उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं। जैसे सपोज एल्यूमिनियम फॉइल है जो हम अपना खाना रैप करने के लिए यूज़ करते हैं और फिर जिसको बाद में बॉल बना के क्रिकेट खेलते हैं हम उसकी स्कूल में। तो जो एल्यूमिनियम फॉइल है, तो पहले क्या करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल को इतनी ज़ोरों से, इतने हाई प्रेशर के अंदर बीट किया जाता है, मारा जाता है कि वो इतना पतला हो जाता है कि वो फिर खाना रैप करने में यूज़ हो सके, ठीक है। जैसे सपोज गोल्ड जो है उसको भी, वो भी एक मेलेबल एलिमेंट है, मेलेबल मेटल है। जो मेनली वेरी रिच कंट्रीज़ हैं, जैसे दुबई हो गया, ये जो सऊदी अरेबिया हो गया, वहाँ पर क्या होता है, गोल्ड को आइसक्रीम के ऊपर लगा के खाया जाता है। उसकी जो पतली पतली शीट्स होती हैं, आइसक्रीम लेते हैं उसको कवर कर देते हैं उसमें। पिज़्ज़ा जो होता है उसके ऊपर गोल्ड को लगा के खाया जाता है। जो हमारे यहाँ की बहुत ही महंगी डेलिकेसीज होती है जैसे काजू कतली, तो उसके ऊपर देखते हैं ना हम, एक ट्रायंगल सी वो होती है काजू कतली और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा ऐसे सिल्वर कलर की कवरिंग होती है। तो वो क्या होता है, दैट इज़ प्योर जो तुम्हारा सिल्वर मेटल है वो होता है, तभी वो इतनी महंगी होती है, ठीक है। जो और बड़ी दुकानें होंगी वो सिल्वर की जगह क्या करती हैं, उस पर गोल्ड की कवरिंग कर देती हैं। सो जो ये गोल्ड और सिल्वर है ये इसी मेलेबल प्रॉपर्टी के कारण ये डेकोरेशन में यूज़ होती है। गोल्ड जो है, जो गोल्ड शीट्स है, वो जो रॉकेट्स की कवरिंग है उसमें भी यूज़ होते हैं ताकि वो प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके उन्हें। सो मेलेबल का क्या मतलब है कि जो मेटल है उसे थिन शीट्स में कवर करना। तो यहाँ लिखते हैं हम, मेलेबल का क्या मतलब है, कन्वर्ट इनटू थिन, पतली शीट्स, ठीक है। जब भी दिमाग में मेलेबल आए ना तो फॉइल पेपर को सोच लेना, समझ में आ जाएगा कि मेलेबल का क्या मतलब है। एल्यूमिनियम को मार मार के हमने इतने पतले फॉइल में कन्वर्ट कर लिया कि अब उसको हम अपने हाथ से भी फोल्ड कर सकते हैं, अपना खाना रैप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब अगला क्या था, डक्टाइल। अब डक्टाइल का क्या मतलब है कि जो ये मेटल्स हैं इन्हें हम वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनका हम पतला सा तार भी बना सकते हैं। जैसे कभी कभी घर पे नहीं होता, जो टेलीफोन होते हैं जब वो ख़राब हो जाते हैं, सो उस टेलीफोन वायर को लेके हम उसको टांग देते हैं और उसके ऊपर कपड़े सुखा देते हैं। सो अगर ये जो मेटल्स हैं कभी अगर डक्टाइल होते ही नहीं तो ना टेलीफोन वायर्स बन पाती, ना जो ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं ये नहीं बन पाती, हम कपड़े कैसे सुखा पाते। तो मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती तो पॉसिबल नहीं थी। अब जो मेटल्स हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का क्या मतलब है कि अपने थ्रू पास करने देते हैं हीट को। मतलब ये कहते हैं कि आओ हम हीट को लेके जाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ठीक है। सो इस डक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण
ये वायर्स के फॉर्म में यूज हो सकते हैं। इनकी इस कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के कारण इनके जो बिजली के तार हैं वो बन सकते हैं, जो केबल के वायर्स हैं वो बन सकते हैं, कंप्यूटर वायर्स हैं वो बन सकती हैं इनकी। सो यहाँ लिखते हैं डक्टाइल में कैन बी कन्वर्टेड into thin wires। और यहीं पर ही लिख लेते हैं नीचे कि वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और सबसे बढ़िया जो कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन सा मेटल है? सिल्वर। ठीक है, बट सिंस सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली और सभी मुकेश अंबानी नहीं है, तो हमारे घरों में जो हम तार यूज़ करते हैं, जैसे देखी होगी जो छिली हुई तार होती है, जो नंगी तार कहते हैं जिसको हम, सो वो ना थोड़ी गोल्डनिश सी होती है, थोड़ी येलोइश सी होती है। सो वो बनी रहती है कॉपर की, वो कॉपर का कलर होता है और उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो इसलिए की जाती है कि कोई पागल उसको पकड़ ना ले और फिर उसको शॉक ना लग जाए। तभी कहते हैं ना कि कभी भी हमें छिली हुई तार को नहीं छूना चाहिए। और जो उसकी कवरिंग होती है ना वो पीवीसी से होती है। पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसके घरों में पाइप्स नहीं होते वो वाइट वाइट कलर के होते हैं, जो बाथरूम में लगे रहते हैं या जो एसी की डक्ट्स में लगे रहते हैं, पीवीसी पाइप्स। सो जो वायर्स हैं उनकी कवरिंग किससे होती है? पीवीसी। फुल फॉर्म क्या है पीवीसी की? पॉली विनाइल क्लोराइड। और ये किस लिए होता है? ताकि जो वायर है उससे हमें करंट ना लगे। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब है चमक। जैसे सोने को देखते थे आंखों में वो चमक सी नहीं आ जाती है, वो एक अलग ही मतलब सुंदर सा दिखता है, मतलब अलग ही बात होती है। जैसे सोने में, चांदी में, प्लैटिनम में, है ना, मतलब अलग ही अट्रैक्टिवनेस होती है उसमें। सो मेटल्स में जो ये लस्ट्रसपन है इसका, दैट इज चमक। और इसी चमक के कारण इसको हम ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं। ये एक बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज़ हो सकता है। जैसे सिल्वर जो है या एल्यूमिनियम जो है वो शीशे बनाने में यूज़ होता है। अब शीशा कैसे बनता है? जो हमारी खिड़कियों में नॉर्मल वो लगता है ना ग्लास, उस ग्लास को लिया जो विंडो पेन्स में लगता है। अब उस ग्लास के ऊपर हम क्या करते हैं? सिल्वर का या फिर एल्यूमिनियम का स्प्रे कर देते हैं। जैसे ये ग्लास है, इस पूरे के ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया। सो ये जो है कि बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह एक्ट करेगा, ये एक बहुत ही अच्छा शीशा बन जाएगा। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं इसकी जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है उसे बस गहने बनाने में यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट बहुत आगे निकल आए हैं, साइंस बहुत ही ज़्यादा आगे आ गया है। सो ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम अलग अलग तरीके से अपनी नीड्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो लस्ट्रस में क्या डालेंगे हम? चमक। बस यहाँ चमक लिख देते हैं। लस्ट्रस का मतलब चमक, और चमक से सोना याद कर लेना। ठीक है, इनकी एक और प्रॉपर्टी क्या है कि ये एलिमेंट्स जो है, मेटल्स जो है, इनमें साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर इनको हम बजाएंगे सो इनमें साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे मंदिर की जो घंटी होती है उसको जब हम बजाते हैं तो एकदम से टन आवाज़ आती है ना, बिकॉज वो जिस मेटल की बनी हुई है उसकी प्रॉपर्टी ही ये है कि उसको बनाया इसलिए गया है कि उसको बजाओ और ज़ोर ज़ोर से शोर होए उससे। ठीक है, जैसे जो स्कूल की घंटियाँ होती हैं वो भी सोनोरस होती हैं। साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? सोनोरिटी। और उस मेटल को हम क्या कहेंगे? उस चीज़ को हम क्या कहेंगे जो साउंड प्रोड्यूस करेगी? सोनोरस। कानों में रस घुलता है तो उससे याद रख लेना, सोनोरस। सो यहाँ लिखते हैं सोनोरस। एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, सो ये हमने 3 मेन प्रॉपर्टीज पढ़ ली ऑफ मेटल्स की, विच इज मेलेबल, डक्टाइल, लस्ट्रस। उसके अलावा हमने पढ़ा कि ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और हीट कंडक्ट करने को हम एक और चीज़ कहते हैं विच इज थर्मल कंडक्टिविटी। सो ये एक चीज़ याद रखनी है हमें। यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड कर देते हैं हम, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और हीट कंडक्ट करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी।
जहाँ भी वर्ड थर्मल आ जाएगा ना, समझ लेना बात हीट की हो रही है। जैसे वो अमूल थर्मल्स नहीं होते, वो अमूल थर्मल्स क्या करते हैं, ठंड में हीट को ट्रैप करके रखते हैं। सो थर्मल जहाँ भी शब्द आएगा, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, बायो में हो, कहीं भी हो, समझ लेना थर्मल शब्द का मतलब है हीट। ठीक है, सो एनीथिंग विच कैन कंडक्ट हीट इट विल शो थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमने ये पढ़ लिया कि अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, लस्टरस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। बाकी अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।